नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। क्रीपी स्केरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो एक रोमांटिक हॉरर स्टोरी है और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर की है और ये घटना उसके रिलेटिव हैं, उन्हीं के लड़के के साथ घटित हुई थी। आज की कहानी का मुख्य किरदार एक लड़का है। इसका नाम प्रभाकर है। प्रभाकर की उम्र 20 साल है और ये एक होनहार पढ़ाई करने वाला लड़का है। घर में प्रभाकर और उसके माता पिता और एक छोटी बहन है जिसका नाम पल्लवी है। प्रभाकर के घर में कमाने वाले उसके पिता हैं जिनकी गांव में एक दुकान है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से है और प्रभाकर पढ़ाई में बहुत अच्छा है। 10वीं में 69% और 12वीं में 83% अंक प्राप्त करके अपने गांव में टॉप किया है। अब आगे की पढ़ाई वो गांव में नहीं कर सकता है क्योंकि गांव में डिग्री कॉलेज नहीं है। आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको शहर में रहना था। प्रभाकर की जो बहन है वो अभी 9th में है। प्रभाकर के पिताजी ने शहर में अपने एक रिश्तेदार से प्रभाकर की आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रभाकर को भेज दीजिए, मैं उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा और रही रहने की बात तो आप उसके लिए चिंता न करिए। हमारे घर में बाहर के 2 कमरे अभी खाली है और प्रभाकर उसी में एक कमरे में रह लेगा और वही अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। अब प्रभाकर के पिताजी की जो टेंशन थी कि क्या कैसे रहेगा वो दूर हो गई। 1-2 दिन बाद प्रभाकर ने अपनी पैकिंग की और बस में सवार होकर शहर पहुंच जाता है। रिलेटिव जिनके यहां उसको रुकना था उनके घर पहुंचता है। अब इनके जो रिलेटिव हैं वो भी स्वभाव से काफी अच्छे हैं। उस घर में वो और उनकी पत्नी ही रहते थे। उनके 2 बेटे हैं, वो बाहर रहते हैं, वही जॉब करते हैं। उसको वहां आते अब शाम के 7-8 बज गए थे। आंटी कहती हैं, बेटा हाथ पैर धो लो और आओ खाना खा लो। प्रभाकर ने कहा, जी आंटी आता हूं। प्रभाकर ने खाना खाया और उसके बाद आंटी ने उसे उस कमरे में ले जाकर कहा कि ये तुम्हारा कमरा है। प्रभाकर ने कहा, आंटी बहुत अच्छा है। आंटी ने कहा, बेटा तुम यहां आराम से रहना और पढ़ाई में ध्यान देना। प्रभाकर ने कहा, जी आंटी। प्रभाकर ने अपने कमरे में जाकर अपना सामान रखा और फिर थोड़ी देर पढ़ाई की। उसके बाद वो सो गया। अगले दिन प्रभाकर सुबह उठा और नहा धोकर तैयार हो गया। उसके बाद वो कॉलेज चला गया। कॉलेज में उसने अपना एडमिशन करवाया। दोस्तों, घर ऐसा है कि मेन गेट है जो कि अक्सर खुला ही रहता है। बस वो इसीलिए है कि कोई जानवर अंदर ना आ सके। उसके बाद बाहर गार्डन है और वहीं एक बाथरूम है और फिर घर के अंदर इंटर करते ही साइड में प्रभाकर का रूम है और उसके जस्ट सामने वाला रूम खाली है। बाकी अंदर 2-3 रूम है जिसमें वो अंकल आंटी रहते हैं। प्रभाकर घर के बाहर गार्डन में जो बाथरूम है वही यूज किया करता था। कॉलेज से आकर खाना वही अंकल आंटी के यहाँ खा पीकर अपने रूम में पढ़ाई करता है और फिर रात में 8 बजे दोबारा रात का खाना खाकर अपने रूम में 12-1 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर बाहर बाथरूम जाता है और फिर अपने रूम में आकर सो जाता है। यही प्रभाकर की दिनचर्या होती है। ऐसे करते 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर एक दिन रात में पढ़ाई करते करते प्रभाकर थक जाता है और समय देखता है तो रात के 12:30 बज रहे होते हैं। तो प्रभाकर सोचता है चलो अब कल पढ़ाई करेंगे। बाहर जाकर बाथरूम जाकर वापस आ रहा होता है तो उसकी निगाह मेन गेट पर पड़ती है। वहां उसको गेट के बाहर एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। सूरत शकल नहीं दिख रही थी लेकिन वो उसको ही देखे जा रही थी। प्रभाकर सोचता है इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्यों खड़ी है, और वो घर के अंदर आ जाता है और गेट बंद करके लेट जाता है। फिर सोचता है हो सकता हो उसको कहीं जाना हो, ऑटो या रिक्शा का इंतजार कर रही होगी, और वो सो जाता है। अगले दिन फिर पढ़ाई करते करते 12 बजे के आसपास प्रभाकर बाहर आता है तो देखता है कि फिर वो लड़की गेट पर ही खड़ी उसको ही देख रही है। और आज वो लड़की गेट के जस्ट बाहर थी और स्ट्रीट लाइट उसके फेस में पड़ रही थी, तो आज उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी और प्रभाकर भी उसको देखे ही जा रहा था। फिर प्रभाकर ने गेट लॉक किया और अंदर अपने रूम में पहुंचा और अब उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो सोचने लगा कि इतनी रात को ये लड़की गेट के सामने क्यों खड़ी हुई थी। कल भी खड़ी थी और आज भी, और सोचता है कि इतनी सुंदर है, और फिर मन में सोचता है कि अब अगर कल वो दिखी तो उससे ज़रूर बात करेगा कि आखिर क्या मांझ रहा है, वो रोज़ यहाँ इतनी रात में क्यों खड़ी होती है। फिर अगली सुबह इसका मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगता है और प्रभाकर बस उसी लड़की के बारे में सोचता है। इसी तरह शाम हो जाती है।
अंकल आंटी के पास बैठता है। खाना खा पीकर कुछ देर अंकल आंटी से बातचीत करके फिर उन्हीं के फोन से अपने घर में सभी से बात करके अपने रूम में आकर पढ़ाई करने लगता है। और फिर लगभग 11 बजे के आसपास उसे उसी लड़की का ख्याल आता है, तो रूम से बाहर निकलकर बाथरूम जाते वक्त गेट की तरफ देखता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। तो वो वापस आकर पढ़ने लगता है और सोचता है वो लड़की आसपास ही रहती होगी और शायद उसको कहीं जाना होगा। और फिर पढ़ाई करने लग जाता है और 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद वो थक जाता है और घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 1:45 बज रहे थे। उसने सोचा एक बार बाथरूम हो आता हूं और फिर सोया जाए, और वो अपनी बुक्स साइड में टेबल में रखता है और बाथरूम जाकर जब वापस आ रहा होता है तो वो लड़की इस बार फिर वही गेट पर खड़े उसे देख रही होती है। अब प्रभाकर उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। फिर सोचता है कि इससे पूछूं कि न पूछूं, असमंजस में था। फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है और फिर पूछता है कि आप यहाँ रात में कैसे, किसी का वेट कर रही हैं? मैं 2-3 दिन से डेली आपको यहाँ देखता हूँ रात में। इस पर वो बोलती है कि मैं इंतजार करती हूँ। तो प्रभाकर पूछता है इतनी रात में किसका इंतजार करती हैं? तो वो लड़की बोलती है मैं आपका ही इंतजार करती हूँ। प्रभाकर कहता है मेरा क्यों? और मन ही मन खुश भी हो रहा था। वो लड़की बोलती है मैं यहीं पास ही में रहती हूँ, मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देते, तो उनके सोने के बाद मैं घर से बाहर निकल आती हूँ। थोड़ा खुली हवा में घूमने का दिल करता है। अब आप सारी बातें यहीं कर लेंगे, अंदर नहीं ले चलेंगे। प्रभाकर मन ही मन खुश होता है और बोलता है अरे चलिए आइए रूम में बैठकर बात करते हैं। और दोनों रूम में आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वो लड़की प्रभाकर से पूछती है कि आपका क्या नाम है? प्रभाकर उसे अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है। फिर वो लड़की प्रभाकर से कहती है तुम्हें जो रखना हो रख दो, तुम मुझे पहली बार में ही देखते ही पसंद आ गए थे, तुम प्यार से मुझे जो बुलाना चाहो वो बुला सकते हो। अरे पर वैसे कोई नाम तो होगा ही। वो लड़की कहती है तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? इस पर प्रभाकर कहता है अरे ऐसा नहीं है। तो वो बोलती है अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो तुम ही कोई प्यारा सा नाम रख दो। इसी तरह बातें करते 2:30 बज जाता है। फिर वो लड़की बोलती है चलो अब मैं चलती हूं, तुम कल तक कोई अच्छा सा नाम सोच लेना, मैं कल फिर आऊंगी। प्रभाकर फिर उसको बाहर छोड़ने जाता है और फिर अपने रूम में आकर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे उसी लड़की के ख्यालों में खो जाता है और उसी लड़की के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर खूब खुश रहता है, कॉलेज जाता है और लौट के घर आने के बाद उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है कि इतनी सुंदर प्यारी सी लड़की है, उसका मैं क्या नाम रखूं? और फिर रात होने का इंतजार करने लगता है और अब उसका मन पढ़ाई में कम उस लड़की के ख्यालों में ज्यादा लगता है। फिर रात के 12 बजे वो बाहर आता है तो वो लड़की वही गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है और फिर दोनों रूम में आ जाते हैं। अब वो लड़की प्रभाकर से पूछती है तुमने कोई नाम सोचा? तो प्रभाकर उसे प्रिया नाम देता है। वो दोनों फिर प्यार से बातें करते हैं और ऐसा डेली होता है। और अब अंकल आंटी प्रभाकर को घर का ख्याल रखने का बोलकर 1 महीने के लिए अपने बेटों के पास रहने जाते हैं। प्रभाकर भी खुश होता है कि अब टेंशन नहीं रहेगी कि कहीं अंकल आंटी न देख लें। और फिर रात होते ही वो लड़की आ जाती है। दोनों में इतनी नजदीकियां बढ़ जाती हैं कि दोनों हम बिस्तर होने लगते हैं और ये सिलसिला रोज का होता है। वो लड़की रोजाना रात के 12 बजे आ जाती और 2:30 बजे वापस चली जाती। और फिर प्रभाकर पढ़ाई लिखाई तो मानो भूल ही गया हो। दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता और कॉलेज जाना भी बंद हो गया था। सुबह देर तक सोता था। इसी तरह 1 महीना बीत गया और अब अंकल आंटी वापस आते हैं तो देखते हैं कि प्रभाकर जो कि जब आया था तो उसका वजन लगभग 75 किलो रहा होगा और 1 ही महीने में वो 55 किलो का दुबला पतला सा लग रहा था। तो आंटी बोली प्रभाकर खाना पीना ठीक से नहीं खाते पीते क्या? यार हम लोग बाहर क्या गए, तुम तो अपना ख्याल नहीं रखते। प्रभाकर कहता है अरे नहीं आंटी, वो इस समय पढ़ाई में लगा रहता हूं तो ध्यान नहीं दिया। इस पर आंटी कहती हैं कल को तुम्हारे पिताजी आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अब आज से तुम ठीक से खाओ पियोगे। प्रभाकर भी ओके कहता है। फिर आंटी अपने काम में लग जाती है और वो अपने रूम में आ जाता है। फिर खाने का टाइम होता है और तीनों मिलकर खाना खाते हैं। और फिर प्रभाकर अपने रूम में आ जाता है और सोचता है यार मैं कैसा होता जा रहा हूं, मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूं और पढ़ाई में मन ही नहीं लगा पा रहा हूं। ये सब प्रिया की वजह से ही हो रहा है।
मैं अब आज से प्रिया से नहीं मिलूंगा। वो दृढ़ निश्चय करता है कि अब से वो उस लड़की से नहीं मिलेगा। अब सोचता है कि जल्दी पढ़ाई करके सो जाया करूंगा और सुबह 5 बजे उठकर वापस पढ़ाई कर लिया करूंगा। वो 11 बजे तक पढ़ता है और बाथरूम होकर वापस अपने रूम में आकर सोने लगता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। वो करवटें बदलता रहता है और नींद नहीं आती, और फिर 12 बजे के आसपास वो लड़की प्रभाकर के रूम में आ जाती है। प्रभाकर ये देखकर उससे पूछता है, प्रिया, तुम यहां कैसे? गेट तो अंदर से लगा था। इस पर वो बोलती है, मुझे तुमसे मिलने से कोई दरवाजा नहीं रोक सकता है। अब प्रभाकर भी कहता है, ठीक है, बेचारा कर भी क्या सकता था। उसको समझ नहीं आता है कि ये बंद दरवाजे के अंदर कैसे आ गई, और वो ये सोच ही रहा था कि इस पर वो लड़की बोलती है, क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान परेशान से लग रहे हो। प्रभाकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है प्रिया, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं जल्दी सोने जा रहा था। तभी वो उसको टच करती है और प्रभाकर को अंदर से एक ऊर्जा का एहसास होता है। उसकी सारी थकान मानो गायब ही हो गई हो। अब रोजाना की तरह ये दोनों बातें करते हैं और 2:30 बजते ही वो लड़की फिर से चली जाती है। अगले दिन प्रभाकर सोचता है कि वो इस बार दरवाजा अच्छे से बंद करके सोएगा, और वो वैसा ही करता है। लेकिन फिर वो लड़की 12 बजते ही रूम के अंदर आ जाती है। प्रभाकर हैरान रह जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये लड़की अंदर कैसे आ जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम दिन में मिलो, ऐसे रात में कहीं किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे ही रात में ही आ सकती हूँ। दिन में मेरे घर वाले मुझे कहीं भी नहीं निकलने देते हैं। और फिर 2:30 बजते ही वो उसको चूमती है और वहां से चली जाती है। प्रभाकर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। दिन भर वो सुस्त रहता और रात में उस लड़की के आते ही एनर्जेटिक महसूस करता, और उसके जाने के बाद वो कमजोर महसूस करता। फिर एक दिन अंकल ने प्रभाकर से कहा, ये तुमको क्या होता जा रहा है प्रभाकर? जब तुम आए थे तो हट्टे कट्टे थे, और अब तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। प्रभाकर फिर अंकल को सारी बात बताता है कि अंकल, ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की रोज रात में 12 बजे आती है और 2:30 बजे चली जाती है। अंकल ने कहा, यहां कैसे, हमारा दरवाजा तो बंद रहता है। कि अंकल दरवाजे उसको नहीं रोक सकते, मैंने दरवाजे बंद करके भी देख लिया, लेकिन वो रोज रात में बंद दरवाजे के अंदर भी आ जाती है। अंकल को लगता है कि ये क्या बता रहा है, उनको प्रभाकर की बात का भरोसा नहीं होता है। प्रभाकर कहता है, अंकल, अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आज रात आप खुद ही देख लीजिए। तो अंकल कहते हैं, वो कैसे? इस पर प्रभाकर कहता है, आप बगल वाले रूम में ही रहिएगा और ये दरवाजे की सांसों से देखिएगा। ठीक 12 बजे जब वो आएगी, मैं दरवाजा भी खूब अच्छे से लॉक कर लूंगा, उसके बाद भी वो अंदर आ जाएगी। ये लोग खाना खा पीकर अंकल बाहर के दरवाजे को और घर के एंट्रेंस गेट को अच्छे से अंदर से लॉक करते हैं, और फिर अंकल बगल वाले रूम में ही लेट जाते हैं और प्रभाकर अपने रूम में। और ठीक 12 बजते ही वो लड़की प्रभाकर के रूम में आ जाती है, और अंकल जी भी दरवाजे की सांसों से देख रहे होते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर प्रभाकर उससे कहता है, तुम कैसे अंदर आ जाती हो? आज तो बाहर का दरवाजा भी बंद था। इस पर वो कहती है, बताया तो था, कोई भी दीवार या दरवाजा मुझे तुमसे मिलने से नहीं रोक सकता। प्रभाकर कहता है, अच्छा, और फिर वो उसको चूमती है और प्यार से प्रभाकर के गालों को चूमते हुए उससे लिपट जाती है। प्रभाकर को अब अंदर से डर भी लगना शुरू हो जाता है। फिर 2:30 बजते ही वो वहां से चली जाती है। अब अंकल की सिट्टी पिट्टी घुल हो गई थी। अगले दिन अंकल उसके पिताजी को फोन करते हैं और सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, भाई साहब, इसके पीछे कोई चुड़ैल डायन, कोई प्रेत आत्मा पड़ गई है। प्रभाकर के पिताजी और माताजी दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, और फिर प्रभाकर के पिताजी फौरन ही अगली बस पकड़कर शहर आ जाते हैं अंकल से, और प्रभाकर से पूरी बात समझते हैं। प्रभाकर से कहते हैं, सामान बांधो, अभी के अभी हम गांव चलेंगे, और वो बस पकड़ के सीधा वहां आ जाते हैं और प्रभाकर को गांव में अपने घर वापस ले आते हैं। अब प्रभाकर भी सोचता है कि अब ठीक है, मैं यही रहकर पढ़ाई करूंगा, और अब वो यहां नहीं आ पाएगी। प्रभाकर रात का खाना खा पीकर अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी 12 बजे के आसपास वो लड़की वहां भी आ जाती है, और प्रभाकर उसे वहां देखकर चौंक उठता है। प्रभाकर कहता है, तुम यहां कैसे आ गई? इस पर वो लड़की प्रभाकर से कहती है, क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? प्रभाकर कहता है, नहीं नहीं नहीं, पीछा क्यों?
वो तो काफी दिन हो गए थे, मुझे पापा मम्मी की याद आ रही थी तो यहाँ आ गया। और फिर वो प्रभाकर को चूमने लगती है और उसके साथ हम बिस्तर होने लगती है। प्रभाकर डर भी रहा था और वो सोचता है कि अगर उसने मना किया तो कहीं वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। न चाहते हुए भी उसको उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ता है। और फिर 2:30 बजे वो चली जाती है। और फिर प्रभाकर जोर से चीखता है। उसके माता पिता वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? प्रभाकर कहता है, कोई सपना नहीं, मैं तो सोया ही नहीं। वो लड़की यहां भी आ गई। और फिर वो अपने माता पिता के साथ ही डर के उनके साथ ही उनके रूम में सो जाता है। प्रभाकर के माता पिता ने उस स्थिति को समझा कि अब हमें किसी अच्छे पाठक जी से मिलना चाहिए। और फिर अगले दिन वो इस बात की चर्चा अपने मित्र और सहयोगियों से करते हैं। फिर उनका एक मित्र उन्हें एक सिद्ध बाबा जी के बारे में बताता है कि भाई साहब वो जरूर कोई न कोई समाधान बताएंगे और उससे मुक्त भी करवा देंगे। फिर प्रभाकर के माता पिता प्रभाकर को लेकर उन पाठक जी के यहाँ जाते हैं। पाठक जी प्रभाकर को देखकर ही समझ जाते हैं कि इस पर किसी पिशाचनी का साया है। उन्होंने फिर उनके पिताजी को बताया कि ये जो पिशाचनी है वो उसके साथ हमबिस्तर हो चुकी है और अब उससे मुक्त करवाना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि रास्ते में पड़े किसी के उतारे पर से प्रभाकर गुजरा है और तभी से वो प्रभाकर के पीछे लग गई थी। अब उससे पीछा छुड़वाने में काफी खतरा है, इसमें प्रभाकर की जान भी जा सकती है। और बस यही एक तरीका है जिसमें खतरा तो है लेकिन उसे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाया जा सकता है। प्रभाकर के माता पिता ये सुनकर और चिंतित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर इसमें हमारे बेटे की जान का खतरा है तो हम ऐसा कुछ भी करेंगे। फिर वो बाबा जी बताते हैं कि अगर आप इसका निवारण जल्दी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रभाकर को कमजोर करती जाएगी और उस स्थिति में प्रभाकर की जान को ज्यादा खतरा है। जो विधि वो बताएंगे, यदि प्रभाकर उन्हीं के बताए अनुसार चलेगा और कोई भी चूक नहीं करेगा तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस पर प्रभाकर के माता पिता सोच विचार में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी प्रभाकर बाबा जी से बोलता है, बाबा जी आप जैसा बताएंगे मैं वैसे ही सब करूंगा। बाबा जी ने फिर उसे समझाया कि यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है और जरा भी गलती नहीं करनी है, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पूछा कि ये सब कहाँ होना शुरू हुआ था और जहां से वो लड़की तुम्हें दिखना शुरू हुई थी, ये क्रिया वहीं करनी होगी। और फिर अगले दिन वो लोग सभी वहीं शहर में अंकल आंटी के यहाँ प्रभाकर को और बाबा जी को लेकर पहुंच जाते हैं। फिर बाबा जी रूम देखते हैं और प्रभाकर को सारी विधि बताते हैं कि सब तुम्हें ही करना है और क्या कैसे कैसे करना है, सब बता देते हैं। और फिर वो बताते हैं कि वो वहां नहीं रुक सकते, अन्यथा वो लड़की नहीं आएगी और उसे जानकारी हो जाएगी तो प्रभाकर को भी और खतरा बढ़ जाएगा। फिर बाबा जी के जाने के बाद प्रभाकर उस रूम को बाबा जी के बताए अनुसार अच्छे से सजाता है। जैसे सुहागरात वाला बेड सजाया जाता है, ठीक वैसे ही बेड में फूल और इत्र डालकर वो लोग सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होती है, सभी खाना खा पीकर अलग रूम में रहते हैं और प्रभाकर अपने उसी रूम में उसका वेट कर रहा होता है। तभी 12 बजते ही वो लड़की वहां आ जाती है। प्रभाकर उसे देखकर चौंकता है और कहता है, प्रिया तुम फिर आ गई। इस पर वो लड़की बोलती है, फिर आ गई क्या मतलब, मैं तो रोजाना की तरह अभी आई हूं। प्रभाकर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, लगता है आज प्यार करके तुम्हारा जी नहीं भरा है तो तुम दोबारा प्यार करने आ गई। आओ बैठो। वो बेड की तरफ देखती है और कहती है, क्या मतलब दोबारा आई हूं? तो प्रभाकर कहता है, हाँ अभी तो हमने प्यार किया था और फिर तुम वहां से गई थी और 5 मिनट में ही वापस आ गई। इस पर वो प्रभाकर से कहती हैं, तुम मुझे प्यार करते हो ना? प्रभाकर कहता है, बेहद, बहुत ज्यादा। फिर वो प्रभाकर से कहती है, वो मेरी ही तरह कोई और है जो कि मेरा रूप लेकर तुम्हारे पास आई थी। और फिर वो प्रभाकर को अपने साथ उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर ले जाने लगती है और प्रभाकर से कहती है, यहाँ पास ही में एक पेड़ है, वहां तक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और फिर तुम उस पेड़ के फूल को तोड़ लेना। फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, वहां से तुम्हें अकेले ही घर जाना होगा। मैं तुम्हें दूर से ही देखूंगी और घर पहुंचकर तुम उस फूल को दूसरे कमरे में रख देना, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर कुछ देर में वो उस पेड़ के करीब आ जाते हैं। फिर वो उसको दूर से इशारा करके बताती है कि यही वो पेड़ है, मैं इसके आगे वो नहीं जा सकती है। प्रभाकर वहां जाता है
और उस फूल को तोड़कर वहां से घर की ओर चलने लगता है और थोड़ी दूरी से वो पिशाचनी भी उसके साथ ही साथ पीछे पीछे चल रही होती है। फिर घर आने के बाद वो उससे कहती है कि जाओ अब इस फूल को दूसरे कमरे में रखाओ। उसके बताए अनुसार वो उस फूल को सामने वाले कमरे में रखाता है। फिर वो उसको बताती है कि वो जो दूसरी मेरे रूप में आई थी, इस फूल की वजह से वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। तो मेरे आने के टाइम यानी 12 बजे तुम उस फूल को दूसरे कमरे में रख दिया करना और फिर मेरे जाने के बाद यानी 2:30 बजे इस फूल को अपने कमरे में रख लिया करना, जिससे वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। और फिर उसके जाने का समय होने लगता है और वो प्रभाकर को चूम कर वहां से निकल जाती है। पिशाचनी के जाते ही वो झट से सामने वाले रूम में जाता है और फिर वो अपने माता पिता और अंकल आंटी वाले रूम में जाता है, बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब ये सब सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर बाबा जी आते हैं और प्रभाकर से पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या कैसा हुआ। प्रभाकर बताता है कि वो मुझे यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर एक पेड़ के पास ले गई थी। फिर उसने मुझे एक फूल तोड़ने को कहा और वो पूरी जानकारी देता है। फिर बाबा जी उससे वो फूल मांगते हैं। उसने बाबा जी को फिर वो फूल दिए और बाबा जी ने 6-7 ताबीज निकाली और उनमें वो फूल मसल के भर दिया और सभी को एक एक ताबीज पहनने को कहीं और प्रभाकर को एक ताबीज उसको गले में पहनने को दी और एक उसके बाजू में, और कहा कि आज से वो तुम्हारे पास अब नहीं आएगी। और हाँ, ये ताबीज कभी मत निकालना, अन्यथा वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं और आप सभी को ये हानि ना पहुंचाए, इसलिए आप लोग भी ये ताबीज पहने रखिएगा। फिर बाबा जी ने प्रभाकर से कहा कि बेटा, अभी वो तुम्हें कुछ दिन तक दिखेगी और फिर थक हार कर दिखना बंद कर देगी, लेकिन इस ताबीज को अपने से कभी अलग मत होने देना। और वहां से चले जाते हैं और फिर उस रात वो पढ़ाई करता है और 11 बजे तक ही बाथरूम होकर अपने बिस्तर में आ जाता है। उस रात वो उसके पास नहीं आ पाती और वो रोज ऐसा ही करता है, लेकिन फिर एक दिन उसको पढ़ते पढ़ते लेट हो जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो लड़की उसको वही गेट पर नजर आती है और वो प्रभाकर से कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, उस फूल को अपने से दूर करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, ढेर सारा प्यार करेंगे और साथ साथ रहेंगे। लेकिन प्रभाकर उसको जाने को कहता है तो वो गुस्से से बोलती है, तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगा? जिस दिन भी वो फूल तुझसे दूर हुआ वह दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और फिर वो वहां से चली जाती है और प्रभाकर अपने रूम में आ जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। हम बहुत मेहनत से आपके लिए कहानियां लाते हैं, इनको बनाने में काफी वक्त लगता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।